डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षा है पीपीएससी की, उसकी तैयारी बेहतर दिशा में और पूरे जोश और होश के साथ, मनोयोग के साथ आपका अध्ययन चल रहा होगा और आप रिजल्ट के लिए संघर्ष करें और आशान्वित रहिए कि आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, यानी राजनीति विज्ञान जिसको आप बोल रहे हैं, या नागरिक शास्त्र बोल रहे हैं, या जो वर्ग 2 है उसके, या जो आप 11 से 12 पीजीटी की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो सीरीज है या श्रृंखला उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा 9वां जो है बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या जो एमसीक्यूज है 9वां ये सीरीज है। इससे पहले हम लोग 8 इसके पार्ट या सेक्शन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पेटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको खबर लग जाए। और साथ ही प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से योग्यताएं होनी चाहिए जिनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है। राजदूत के लिए, यानी जो डिप्लोमेट्स होते हैं, यानी विदेशी राजदूत संबंध या राजनयन की विशेषताएं पूछ हैं, तो राजदूत नियुक्त करते समय राजा को राजदूत के विशेष गुणों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें से कौन सा गुण सही नहीं आपको मैच करना है या सही बताना है। तो जो आपका किसी गलत वाक्य को बर्दाश्त न करिए, बिल्कुल नहीं। जितने भी आप राजदूत देखते होंगे वो बेहद पोलाइटली होते हैं और क्या मतलब मुस्कुराते हुए रहते हैं, और कोई ज़्यादा हो हर बात का मतलब कि एग्रेसिव मोड में कह नहीं सकते हो। जितना आप बर्दाश्त करेंगे आपकी सफलता उसी में है कि आप अपने बर्दाश्त करें। जब आप विदेश नीति या कूटनीति पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न देखिए, अकादमी प्लेटो द्वारा स्थापित था, जिसमें अरस्तु ने भी दाखिला लिया। दाखिला के वक्त अरस्तु की उम्र क्या थी? प्रश्न आपका एक और यही बन गया कि एकेडमी जो है या अकादमी थी किसके द्वारा स्थापित की गई? प्लेटो के द्वारा। और इसी तर्ज पर अरस्तु ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्था या आप स्कूल कहें, कॉलेज कहें या महाविद्यालय की, उसकी स्थापना की थी। तो अरस्तु ने जब एकेडमी में प्रवेश लिया तो 18 वर्ष उसकी उम्र थी। तीसरा प्रश्न देखिए, तलवार के बिना समझौता व्यर्थ है या जाल है, यह विचार किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। प्यारे दोस्तों, हम लोग बताओ रिवीजन कर रहे हैं इसको, जितना जल्दी हम लोग रिवीजन कर सकें उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। उसी क्रम में हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और तुरंत आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रजातंत्र पर अनेक आरोप लगाए जा सकते हैं, परंतु इससे अधिक अच्छी प्रशासन प्रणाली की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की। यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका जेम्स लॉर्ड प्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह विचारधारा किसकी है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? टिरानी ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी, ये कोट किसका है? तो ये कोट आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का है। अगला प्रश्न देखिए कि ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं और जिसने मानव मस्तिष्क पर इतना विभिन्न प्रभाव डाला हो। यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका मॉन्टेस्क्यू का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं जबकि मेरे पड़ोसी को बिना रोटियों के गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो फेमस कोट आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जेएस मिल ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ही प्रबल समर्थन किया, लेकिन किस पुस्तक में किया? ये आपको बताना है। तो है ऑन लिबर्टी, जो कि 1851 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए वीडियो में कह रहा था कि आपको हमेशा तय कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, किसने कहा, और एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन किसका है? तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन जो है आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसे वातावरण को बनाए रखना है जिसमें कि व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने का अवसर मिले। यह स्वतंत्रता की यह परिभाषा किसकी है? तो स्वतंत्रता की यह परिभाषा हेराल्ड जोसेफ लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है? सही कथन इसमें से कौन सा है? इसमें जो सही कथन है वो आपका है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का पूर्ण अभाव नहीं परंतु सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें सब शक्तियों अधिकार एक केंद्र के पास होते हैं, जिसकी इच्छा हुआ जिसके प्रतिनिधि वैधानिक रूप से संपूर्ण क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका एसी फाइनर का है।
क्वेश्चन नंबर 13, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका एवी डाइसी का है। एकात्मक शासन की सरकार में केंद्रीय सरकार, जो एकात्मक शासन की सरकार में केंद्रीय सरकार क्या होती है? स्थानीय सरकारों की शक्तियों और सीमाओं में परिवर्तन या खत्म कर सकती है। तो ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए। 1919 के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप क्या था? तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भारत का स्वरूप एकात्मक था। 1935 के अधिनियम में संघात्मक तो प्रस्ताव था, लेकिन कभी अमल में नहीं लाया जा सका, यानी वो अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अमेरिकी संविधान के निर्माण संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संघ विरोधी गुट का नेता कौन था? तो उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संघ विरोधी गुट का जो नेता था वो था आपका जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति शक्ति से अपृथक नहीं है, यानी राजनीति शक्ति को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? ये कथन किसका नहीं है, यानी राजनीति के अध्ययन के जो शक्ति दृष्टिकोण है उसके समर्थक कौन नहीं है, ये चीज़ आपको समझना है। देखिए प्रश्न को ऐसे ही घुमा दिया जाता है। तो कैटलिन, बर्ट्रैंड रसल और ये जो अल्मर है तीनों ही शक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, लेकिन जो बेकर है ये नहीं मानता। तो ये कथन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह कथन किसका है? तो कथन आपका गिलक्राइस्ट का है। अगला प्रश्न देखिए 19, कि राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए, यह किस एक विचारक के विचार को दर्शाता है? तो ये जो कथन है आपका ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान से संप्रभुता के सिद्धांत को निकाल देना चाहिए। अगला प्रश्न 20, कि निम्न में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र या दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, या पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन थे? और बेहद महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखना है, ये जेपी का कथन है, यानी जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसका कथन है या किसने कहा? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका अरस्तु का है। टेलीलॉजिकल थ्योरी या स्वदेशात्मक प्रणाली इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य सामाजिक विकास की प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका एंजल्स का है, फ्रेडरिक एंजल्स, जो कार्ल मार्क्स और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? तो ये कथन किसका है? ये ईडी आशीर्वादम का है। अगला प्रश्न, किसने कहा था राज्य का दान शक्ति नहीं इच्छा है? तो ये कथन आपका टीएच ग्रीन का है। अगला प्रश्न देखिए, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया का लेखक कौन है? ये पिछले बार पेपर में आ चुका है, तो रॉबर्ट नॉजिक है इसके लेखक। भारत में किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाया गया? तो ये जो अपनाया गया सन 2000 में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति है वो है आपकी राजनीतिक मामलों की समिति। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कथन और कारण है। कथन देख लीजिए कि बी शिवरामन समिति 1981 ने क्षेत्रीय विकास की समस्या के प्रति एक समान दृष्टिकोण बनाने का बल दिया, ये कथन आपका गलत है। समिति ने अनुभव किया कि विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और साथ ही विकास कार्यों की प्रकृति मुख्यतः उपशासकों की होती है, सही है, यानी जो ये गलत होगा और सॉरी ये गलत है और डी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कंटेनमेंट बोर्ड्स को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपकी 3 श्रेणियों में। पंचवर्षीय योजनाओं तथा प्रगतिशील विधान में सोचे गए सामाजिक परिवर्तन को केवल प्रतिबद्ध नौकरशाही ही ला सकती है, ये कथन किसका है? चंद्रशेखर का है। सॉरी चंद्रशेखर नहीं, ये आपका जो है ये श्रीमती इंदिरा गांधी का है, इंदिरा गांधी का। अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यालयों के कार्यों और शक्तियों को क्षेत्र कार्यालयों में विकेंद्रित करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम भौगोलिक विकेंद्रीकरण बोलते हैं, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? जो सही कथन है कि यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि भारत में निष्पादन बजट में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया? निम्न में से किसकी सिफारिश पर भारत में जो परफॉर्मिंग बजट है, निष्पादन बजट है, उसका सिफारिश किया गया? तो है आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था? तो है आपका स्वीडन। अगला प्रश्न कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनका विस्तार प्रावधान कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न 39 कि एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन असफल हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो उसको हम कृत्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो वो समिति जो थी आपकी अशोक मेहता समिति थी। क्वेश्चन नंबर 41 कि उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की? तो दुरुस्त यानी पारदर्शी जो भर्ती रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको किसने सर्वप्रथम अपने यहाँ लागू किया? वो है आपका चाइना। क्वेश्चन नंबर 42 लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक आपका साइमन नहीं है, व्यवहारवादी है। क्वेश्चन नंबर 43 कि 8वीं लोकसभा यानी 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? तो सबसे बड़ा विरोधी दल जो हुआ 1984 में जो चुनाव हुआ उनके क्या नाम है उनका, राजीव गांधी के नेतृत्व में। तो उस समय जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी आपकी तेलुगु देशम पार्टी ने टीडीपी। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी बेहद पॉजिटिव वे में कीजिए, पॉजिटिव दिमाग मूड के साथ कीजिए, नकारात्मक नहीं सोचना है। जितना आपके पास कंटेंट है उसको रिवाइज करिए, पढ़िए। 10 किताब को पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो बेहतर है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम हॉल में आपका उतना ही परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो ये उसी क्रम में हम लोग ये इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट जो हम लोग कोई पार्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना रिस्क लिए, और याद हम ये भी कह दे रहे हैं कि कोई नहीं कि हमारा ही आ जाए, और तमाम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि हम यहाँ से कर लीजिए, अब क्या मतलब कि पता नहीं क्या क्या ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। आप BPSC का पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सब क्लियर कट हो जाएगा। और कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा है। तो याद रखिए जो ठोस है उसी को और ठोस बनाइए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको पॉजिटिव रहना है। क्वेश्चन नंबर 44 है लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम इसने निर्धारित की? किसने? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही कथन नहीं है CBC के बारे में तो है उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आर्थिक वैश्वीकरण एक असमान और पदानुक्रमित प्रक्रिया है तथा केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो ये जो है आपका नव यथार्थवादी न्यू रियलिज्म से। ये आपको मैच करना है देश नीति और जो देश है उनके थिंक टैंक और देश से संबंधित करना है। तो मैच कीजिए कि फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट तो है आपका टर्की, यानी उसके मंत्रालय को क्या बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये जो है आपका भारत से है। और कार्नेगी एंडोमेंट जो है ये आपका USA से है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ये जो है आपका UK से है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक शासन की विशेषता है? संवैधानिक शासन की विशेषता कौन सी है? तो है मौलिक अधिकार हो, सीमित सरकार हो, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन हो। तो सभी विशेषताएं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी। प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कीजिए। ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? यानी किन किन देशों में एकात्मक संविधान है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक संविधान है, चीन में और फ्रांस में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न भिन्न नाम वाले दो खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? भिन्न नाम वाले दोनों बोतलें तो खाली, लेकिन नाम अलग अलग है। ये जो उपमा दी जाती है किसके बारे में? तो यूएसए के राजनीतिक दल के बारे में दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो वो है आपका विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली में हम भेद कर सकते हैं। क्वेश्चन 52, निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है, जो लिस्ट सिस्टम है, कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 53, यह विचार कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के पूर्व संसद को चाहिए कि एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का पता लगाए, यह अंश है। तो ये किसके लिए है? जर्मनी के संविधान का। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? तो है आपका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच के संबंधों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन माना जाता है? तो याद है तुलनात्मक राजनीति और केवल राजनीति विज्ञान राजनीति का जनक जो है अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 56, साइमन कमीशन के बहिष्कार के इस वातावरण में किसने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी कि जिसे भारतीय स्वीकार कर लें? तो थे लॉर्ड बर्कनहेड। क्वेश्चन नंबर 57, 1919 के एक्ट के सुधार कहाँ तक सफल असफल हुए तथा भारत के भावी संवैधानिक विकास हेतु सुझाव देने के लिए कमीशन भेजा, वह भारत कब पहुंचा? तो भारत आपका पहुंचा 1928 में, नवंबर 1927 में इसकी नियुक्ति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना, उसका विचार उद्गृहित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि 53वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा किस केंद्र शासित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये था आपका मिजोरम को। क्वेश्चन नंबर 60 कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में कोई भी विधेयक होता है उसमें आम बहस द्वितीय वाचन के समय होती है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है जब कब? कि नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा के स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन यह किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो है आपका किसी व्यय। क्वेश्चन नंबर 63, बाल गंगाधर तिलक यानी विजय तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो भारत का हीरा कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी उपमा बतौर तिलक ने क्या दी कि भारत के ही वॉज द डायमंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 64, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मजुमदार साहब थे, अंबिकाचरण मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 65, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ, या चले जाओ या भागो? विभाजन करो और भागो का नारा किस अधिवेशन में उसने दिया मुस्लिम लीग ने? तो इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और भागो। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 1942 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके हकीम अजमल खां। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के मानते थे और इनको तिलक ने भारत का हीरा कहा। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प कौन सा है? तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका न्यासधारिता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार प्रदान करते हैं? तो है आपका 249, 250, 252 और 254 के तहत संघीय जो
संघीय संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन ए सही होगा 1, 2, 3, 4। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो डायरेक्टली किसके सुपरविजन में है आपका वो लोकसभा का सचिवालय? तो जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है उसकी लोकसभा सचिवालय सीधे उसी के नियंत्रण में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो पार्ट है पार्ट 9, इसमें बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके रिवीजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्वाइन करना ना भूलें।